वीडियो शुरू करने से पहले गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा कभी नहीं कहता गैस पर मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, बस 1000 कर दो गैस, इसके बाद मैं नहीं बोलूँगा तुम करो मत करो। AP86 नया प्लान। शाम को मानिक से मिलकर लौटते हुए धीरज बहुत खुश था। मानिक ने भी विक्रम को फंसाने की उसकी इस नई चाल की तारीफ की थी। ये कोई छोटा मोटा मारपीट का मामला नहीं था जहां विक्रम बचकर निकल सकता था। आतंकवादियों से जुड़ा हर केस देश की सुरक्षा के लिए हाई लेवल का माना जाता था, इसलिए आर्मी पुलिस ने सिर्फ एक लिखित शिकायत पर विक्रम को अरेस्ट कर लिया था। धीरज को यकीन था कम से कम कुछ दिन तो विक्रम को जेल में रहना पड़ेगा। वो ये भी जानता था कि विक्रम के चहेते पठानिया का दिमाग बहुत तेज था और उसकी पहुंच भी काफी जगह थी, इसलिए जल्दी ही वो विक्रम को छुड़ाने का कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही लेगा। लेकिन तब तक धीरज सुकून से यूनिट में ऐसे कुछ दिन गुजार सकता था जब उसको विक्रम की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। इसी बात पर खुश होते हुए वो यूनिट के अंदर की कार पार्किंग में पहुंचा ही था जब उसने करिश्मा को विक्रम के साथ यूनिट के गेट के अंदर दाखिल होते देखा। धीरज चौंक गया। विक्रम को तो इस वक्त जेल में होना चाहिए था। न सिर्फ वो बाहर आज़ाद घूम रहा था, ऊपर से करिश्मा भी उसके साथ इतना हंस हंस के बात कर रही थी। धीरज ने पहले कभी करिश्मा को इस तरह बात करते नहीं देखा था और उसके साथ तो वो कभी मुस्कुराती तक नहीं थी। गाड़ी में बैठे बैठे अपनी आंखों को रगड़ कर धीरज ने फिर से उस दिशा में देखा, कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं, आज तो सिर्फ 2 ड्रिंक पिए थे, नशा तक नहीं हुआ। लेकिन दोबारा देखने पर भी विक्रम और करिश्मा उसे साफ नजर आ रहे थे। धीरज को समझ नहीं आया विक्रम इतनी जल्दी छूट कैसे गया। कुछ ज्यादा ही अच्छी किस्मत है इसकी, हर बार बच के निकल जाता है, इसे हराने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। दांत पीसते हुए धीरज बड़बड़ाने लगा। पार्किंग के अंधेरे में कोई उसे गाड़ी के अंदर बैठे हुए नहीं देख सकता था। उसकी मौजूदगी से अनजान विक्रम और करिश्मा अपनी दुनिया में मस्त थे। धीरज का गुस्सा और बढ़ गया जब उसने विक्रम को करिश्मा का हाथ पकड़ते देखा। फिर एकदम से विक्रम ने उसे पार्किंग की तरफ खींच लिया। वो दोनों धीरज की कार के काफी करीब थे। धीरज ने चुपचाप अपनी खिड़की का शीशा थोड़ा सा खोल दिया। अब उनकी बातें भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। किसी पिक्चर के हीरो हीरोइन की तरह वो दोनों साथ रहने के वादे करने के बाद एक दूसरे की तारीफ करने लगे। उनकी फिजूल बातों से चिढ़कर धीरज खिड़की बंद करने ही वाला था कि अचानक विक्रम ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। अपना गुस्सा भूलकर वो विक्रम की बात ध्यान से सुनने लगा। कुछ ही देर में विक्रम और करिश्मा डाइनिंग हॉल की तरफ चले गए। रास्ता साफ होने के बाद धीरज कार से बाहर निकला, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि होठों पर जीत की मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज उसे पता चल गया था कि विक्रम नाम के कांटे को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे क्या करना है। विक्रम ने खुद कहा कि उसके लिए दुनिया में सबसे जरूरी करिश्मा और उसके माता पिता हैं। धीरज करिश्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने अपना सारा ध्यान विक्रम के माता पिता की तरफ मोड़ दिया। काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि इस काम के लिए उसे किसी बड़े और अनुभवी गैंग की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इस बार वो मात नहीं खाना चाहता था। विक्रम पर यह उसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक वार होने वाला था। सबसे पहले उसने अपने पापा को फोन किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी उनके साथ कहासुनी होने के बाद धीरज ने उनसे बिना पूछे प्लान बनाने का फैसला लिया। उस रात अपने कमरे में विक्रम ने भी धीरज के बारे में काफी सोचा। सरताज से मिली हुई तस्वीरें दिखाकर पठानिया सर ने धीरज और उसके पिता को करिश्मा से रिश्ता तोड़ने पर जरूर राजी कर लिया था, लेकिन वो लोग अभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे। आज उन्होंने विक्रम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, कल वो करिश्मा के साथ भी ऐसा कर सकते थे। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, इसलिए धीरज ने फैसला किया कि भले ही सरताज गायब हो गया था, लेकिन उसका रेस्टोरेंट तो यहीं था। उसे किसी भी तरह लॉकर से सबूत लाने होंगे जिससे धीरज और अवस्थी सर को उनके किए की सजा दिलवाई जा सके। अगले दिन विक्रम ने फोन करके यही बात पठानिया से कही। उसकी बात पर गौर करने के बाद पठानिया ने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे लगा था वो तस्वीर देखकर मुकेश सर चुप बैठ जाएंगे और धीरज को भी खामोश रहने के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन उनकी इस चाल ने मुझे यकीन दिला दिया है कि वो लोग कभी नहीं सुधर सकते। इस बार उनका तरीका काफी खतरनाक था। अगर बाला हमारा साथ नहीं देता तो तुम्हें बाहर लाने में पता नहीं कितना वक्त लग जाता। उद्धरण। विक्रम ने जवाब दिया। उन्हें अपनी जीत का विश्वास था, इसीलिए उन्होंने ऐसा दांव खेला। पठानिया उसकी बात से सहमत था। अपनी पहुंच की वजह से उन्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही विश्वास है। हमने अब भी कुछ नहीं किया तो वो फिर से कोई चाल चलेंगे। विक्रम ने सुझाव दिया। उन्हें अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मैं जानता हूं सरताज का लॉकर कहां है, अगर आप इजाजत दें तो मैं रेस्टोरेंट में दाखिल होकर लॉकर में रखे सारे सबूत लाने की कोशिश करूंगा। पठानिया के आदमी काफी दिनों से सरताज के रेस्टोरेंट पर नजर रख रहे थे, लेकिन अब तक उन्होंने सरताज या रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़कों में से किसी को नहीं देखा था। शायद इस बात का इंतजार करना बेकार था कि सरताज वापस आएगा। वो काफी समझदार था, इसलिए मुकेश तक बात पहुंचाने से पहले ही गायब हो गया। अब उनके पास सिर्फ यही एक रास्ता था कि वो सबूत के असली कागजों को किसी न किसी तरह से हासिल कर ले। पठानिया ने विक्रम को जवाब दिया, ठीक है विक्रम, तुम आज रात को ही रेस्टोरेंट में जाओ, अगर वहाँ कोई खतरा हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे इतने दिनों से वहाँ कोई हरकत होती नजर नहीं आई है।
दिन में विक्रम ने करिश्मा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। रात को सबके सोने के बाद वो खामोशी से यूनिट से बाहर निकला। थोड़ी दूर पर पठानिया गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में वो लोग रेस्टोरेंट के करीब जा पहुंचे। बाहर वाली सड़क पर गाड़ी रोककर पठानिया ने विक्रम से कहा कि वो बाहर से रेस्टोरेंट पर नजर रखेगा और कोई खतरा होने पर विक्रम को आगाह कर देगा। पीछे के रास्ते से रेस्टोरेंट के किचन में दाखिल होने में विक्रम को कोई खास परेशानी नहीं हुई। बंद दरवाजे को खामोशी से खोलना उसे अच्छी तरह आता था। किचन में सब्जियों के खराब होने की वजह से काफ़ी बुरी गंध आ रही थी। विक्रम ने देखा कि किचन में काफ़ी सारा सामान था। बड़े बड़े फ्रिज और फ्रीजर अभी भी चालू थे और सामान से भरे हुए थे। जाहिर था कि सरताज ने भागने का फैसला बहुत हड़बड़ी में लिया था। अंधेरे में सावधानी से विक्रम ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा। जैसे ही उसने लॉकर वाली दीवार पर टॉर्च मारी, वो हैरान रह गया। दीवार पर ना कोई पेंटिंग थी और ना कोई सुराख। विक्रम ने बदहवासी से पूरी दीवार को टटोलकर और ठका कर देखा। दीवार पूरी तरह से ठोस थी। उसे अच्छी तरह याद था सरताज ने इसी दीवार में लॉकर बनाया हुआ था। शायद उसने खुद ही लॉकर बंद करके दीवार को तोड़ने की कोशिश की थी। कमरे में सीमेंट, मिट्टी और दीवार के झड़े हुए पेंट की गंदगी फैली हुई थी। उस पर बने पैरों के निशान देखने पर विक्रम को पता चला कि उसके अलावा सिर्फ एक आदमी के पैरों के निशान बने हुए थे। वो सरताज के अलावा किसी और के नहीं हो सकते थे। इसका मतलब था सरताज ने भागने से पहले लॉकर से सारा सामान निकाल लिया था। विक्रम को अंदेशा हो गया था कि अब उसे इस कमरे में, यहाँ तक कि पूरे रेस्टोरेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जिसे धीरज और उसके पिता के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। फिर भी उसने कमरे की तलाशी लेने के बाद रेस्टोरेंट और किचन की भी अच्छी तरह से तलाशी ली। उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वापस जाकर जब विक्रम ने ये बात पठानिया को बताई तो वो भी निराश हो गया। फिर भी विक्रम को हौसला देने के लिए उसने कहा, तुम परेशान मत हो। उन तस्वीरों में जो ट्रांजैक्शन है मैं उनसे कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक से कोई भी जानकारी मिलना तो मुमकिन नहीं होता, इसलिए ब्यूरो के लिए काम करने वाले कुछ हैकर्स को मैंने ये काम सौंपा है। इस वक्त मुकेश अवस्थी की डील्स के बारे में पता लगाने का और कोई उपाय नहीं था, इसलिए पठानिया ने इसी सिरे को पकड़कर अंधेरे में आगे बढ़ने का फैसला किया। तारांकन गाँव में शादी की धूम थी। छोटे से गांव में जहां सभी लोग एक परिवार के जैसे रहते थे। किसी भी घर में शादी होने का मतलब था गांव के हर घर में उत्सव जैसा माहौल। विक्रम के माता पिता अपने पड़ोसी की बेटी मोहिनी की शादी के लिए बाजार से सामान लेकर लौट रहे थे। मधु ने गलियों में रंग बिरंगे तोरण की सजावट देखकर कहा, सुनिए जी, जब हमारे विक्रम की शादी होगी तो हम पूरे गाँव को फूलों से सजा देंगे। विक्रम के पिता हेमराज अपनी पत्नी की बात पर मुस्कुराने लगे, तुम्हारा बस चले तो तुम आसपास के 10 और गाँवों में सजावट कर दो। मधु ने खुश होकर कहा, जरूर करूंगी, आखिर मेरा एक ही तो बेटा है और वो भी इतना अच्छा। आसपास के 10 गांवों में सभी विक्रम को पहचानते हैं। जब उसने हवाई जहाज को छुड़ाया था तब टीवी पर उसकी तस्वीर देखने के बाद कितने सारे लोग हमसे मिलने आए थे, भूल गए क्या? हेमराज का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, कैसे भूल सकता हूँ। बैठक में इतने लोग थे कि खड़े होने की जगह भी नहीं थी। सबकी बधाई लेते लेते सुबह से शाम हो गई। हमारे बेटे ने इतना बड़ा काम करके बहुत नाम कमाया है। तभी उनका रिक्शा एक छोटे से मंदिर के सामने से गुजरा। मधु ने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया और भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा, मेरे बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखना। भगवान उसे लंबी जिंदगी देना और इतनी हिम्मत देना कि वो ऐसे ही निर्दोष और मासूम लोगों की जान बचाता रहे। हेमराज ने भी मंदिर के आगे नमन करने के बाद संतुष्ट होकर कहा, भगवान ने जब उसे ये रास्ता दिखाया है तो इस रास्ते पर चलने की हिम्मत भी जरूर देंगे। करीब महीने भर पहले जब प्लेन हाईजैक की खबर लोगों के सामने आई थी तो विक्रम और उसकी टीम के बारे में भी सुर्खियों में बताया गया था कि उन्होंने किस तरह बहुत खामोशी से प्लेन के अंदर घुसकर सभी आतंकवादियों को मार गिराया और सारे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हेमराज और मधु को जब ये पता चला तो उन्होंने विक्रम को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। पूरे गांव में जैसे जश्न का माहौल हो गया। गांव के एक बेटे की तस्वीर टीवी और अखबारों में आना, प्रधानमंत्री का उसकी तारीफ करना, यात्रियों के रिश्तेदारों का कैमरे के सामने उसे दुआएं देना, ये सब कुछ कोई छोटी बात नहीं थी। विक्रम के माँ बाप ही नहीं, पूरे गांव को उस पर बेहद गर्व था। कई दिन तक आसपास के दूसरे गांव के लोग आकर हेमराज और मधु को बधाई देते रहे। विक्रम के लिए इतने रिश्ते आए कि अगर वो घर पर होता तो यकीनन उसकी शादी कर दी गई होती। रिपोर्टर्स को विक्रम की गोली लगने की घटना के बारे में नहीं बताया गया था, इसलिए कोई ये नहीं जान पाया कि इस मिशन में विक्रम पूरी तरह से घायल हो गया था। प्लेन के यात्रियों को भी इस बात का खास निर्देश दिया गया था कि सुरक्षा कारणों की वजह से वो इस बात का जिक्र किसी के आगे ना करें। सभी 200 लोगों ने इस बात का पालन किया। होश में आने के दूसरे दिन विक्रम ने अपने घर पर फोन करके जब अपने माता पिता से बात की तो उनसे कहा कि मिशन के दौरान उसका फोन गिरने की वजह से खराब हो गया था, इसलिए वो कॉल नहीं कर पाया। अपनी हालत के बारे में बताकर वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। हेमराज और मधु ने मोहिनी के घर के सामने रिक्शा रुकवाया और सारा सामान घर के अंदर ले जाकर रख दिया। मोहिनी की मां ने उनका धन्यवाद देते हुए कहा, अब गांव में अगली शादी विक्रम की ही होनी चाहिए। जैसे आप लोग सबकी मदद करते हो वैसे हमें भी मौका दो आपकी मदद करने का। मधु हंसने लगी, अभी तुम मोहिनी को तैयार करो, थोड़ी ही देर में बारात आ जाएगी। विक्रम की शादी की बातें आराम से करेंगे, जल्दी क्या है।
घड़ी देखते हुए मोहिनी की मां ने हड़बड़ी में कहा, अरे हाँ, थोड़ी ही देर में बारात आ जाएगी, आप लोग भी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। कुछ ही घंटों बाद पूरा गांव शादी की गहमागहमी में डूबा हुआ था। हंसी, खुशी और मजाक मस्ती में शादी की सारी रस्में पूरी की गईं। उसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर बारातियों को खाना परोसा। खाना खाने के कुछ देर बाद दुल्हन बनी मोहिनी को आंखों में आंसू भरकर सबने विदा कर दिया। शादी अच्छी तरह संपन्न हो जाने की खुशी और बेटी के चले जाने के दुख के मिले जुले माहौल में सभी गांव वाले एक साथ खाना खाने बैठ गए। अभी उनका खाना खत्म भी नहीं हुआ था कि एक जीप गली में आकर रुकी। काले कपड़ों में 4 आदमी जीप से उतरकर इधर उधर देखने लगे। गांव के सरपंच ने उनके पास जाकर पूछा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? उनमें से एक आदमी ने नर्म आवाज में कहा, विक्रम चौहान के माता पिता का घर कौन सा है? अपने बेटे का नाम सुनकर हेमराज उठकर उनके पास आ गया। मैं विक्रम का पिता हूं, कहिए क्या काम है आपको? आदमी ने दुखी आवाज में कहा, मैं विक्रम की यूनिट से आया हूं। किसी काम के दौरान विक्रम बुरी तरह से घायल हो गया है, उसकी हालत बहुत खराब है। हमारे बॉस ने कहा है ऐसे वक्त में उसके माता पिता को उसके पास होना चाहिए, इसलिए मैं आप दोनों को लेने आया हूं। उसकी बात सुनकर हेमराज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किसी ने अंदर वाले कमरे में जाकर मधु को ये बात बताई तो वो भी बदहवास दौड़ती हुई बाहर आए। अपने पति की हालत देखकर उसके भी होश उड़ गए। जीप में आए आदमी ने कहा, आप दोनों जल्दी हमारे साथ चलिए, कहीं ऐसा ना हो हमें दिल्ली पहुंचने में देर हो जाए। बिना कुछ सोचे हेमराज और मधु उनके साथ जीप में बैठकर चले गए। कौन थे ये चारों लोग? हेमराज और मधु को लेकर जाने के पीछे इनका क्या मकसद था? AP87 अपहरण। जहां कुछ देर पहले शादी की खुशियां थीं, वहीं अब गमगीन माहौल छाया हुआ था। विक्रम पूरे गांव का चहेता था। उसकी ऐसी हालत के बारे में सुनकर सभी घबरा गए थे। विक्रम के साथ साथ गांव वालों को विक्रम के माता पिता की भी चिंता थी। कुछ वक्त पहले जब विक्रम के मरने की खबर आई थी तो उन दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी। मधु ने तो बिस्तर पकड़ लिया था और पागलों जैसी बातें करने लगी थी। हेमराज भी सारा दिन निढाल पड़ा रहता था। ना उन दोनों को खाने पीने की सुध थी, ना दिन रात का होश। वो तो किस्मत से विक्रम 3-4 दिन बाद ही वापस आ गया था, वरना गांव वालों को लगने लगा था कि मधु और हेमराज सदमे को सह नहीं पाएंगे। आज फिर वैसी ही स्थिति हो गई थी। विक्रम की यूनिट से आए लोगों ने विक्रम की जो हालत बयान की थी उसे सुनकर सभी डर गए थे। अगर विक्रम के माता पिता को दिल्ली बुलाया गया है, इसका मतलब किसी बुरी खबर की संभावना थी। सभी लोग भगवान से विक्रम की सलामती की प्रार्थना करने लगे। सड़क के रास्ते जम्मू से दिल्ली तक का सफर छोटा नहीं था। जीप में बैठे बैठे हेमराज और मधु ने पूरी रात जागते हुए गुजार दी। उनकी आंखों में आंसू थे और होठों पर अपने बेटे के लिए प्रार्थना थी। रास्ते में एक जगह पर कुछ देर तक जीप रोककर उन आदमियों ने खाना खाया। उन्होंने हेमराज और मधु को भी खाना खाने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। उनकी भूख प्यास सब मर चुकी थी। वो बस जल्दी से जल्दी विक्रम को देखना चाहते थे। रात के अंधेरे को काटते हुए आसमान पर हल्का उजाला नजर आने लगा था जब जीप ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने सुना था कि दिल्ली में चौड़ी सड़कों के दोनों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं और रास्तों पर तेज गति से भागती हुई गाड़ियां नजर आती हैं, लेकिन यहाँ उन्हें सड़क के आसपास खेत जैसे मैदान नजर आ रहे थे जिनमें कुछ गोदाम जैसे ढांचे दिख रहे थे। उनके बाहर खंबे जैसी चिमनियां लगी हुई थी जिनसे धुआं निकल रहा था। आपका यूनिट यहाँ पर है बेटा। विक्रम के पिता को वो जगह सुनसान लग रही थी, जबकि विक्रम ने बताया था कि उनकी यूनिट से थोड़ा आगे जाकर शहर की चहल पहल थी। जिस आदमी ने पहले उनसे बात की थी उसी ने जवाब दिया, विक्रम को इलाज के लिए यहीं पर रखा गया है, हम आपको विक्रम के पास लेकर जा रहे हैं। उधर गांव में रात को कोई ठीक से सो नहीं पाया। सुबह हो रही थी लेकिन पंडाल भी अब तक वैसे का वैसा था। ज्यादातर लोग चाय पीते हुए वहीं बैठकर विक्रम के बारे में कोई खबर मिलने का इंतजार कर रहे थे। तभी किसी का फोन बजने लगा। जब कुछ देर तक लगातार घंटी बजती रही तो सभी लोगों ने इधर उधर देखना शुरू किया, क्योंकि ये उनमें से किसी का फोन नहीं था। आखिरकार एक आदमी की नज़र कुर्सी पर रखे फोन पर गई। उसने जैसे ही फोन उठाकर कान से लगाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, कितनी देर लगा दी आपने फोन उठाने में बाबा? कहाँ चले गए थे? कौन बोल रहा है? फोन उठाने वाले आदमी को आवाज पहचानी सी लगी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। दूसरी तरफ से विक्रम ने हैरानी से पूछा, आप कौन हो? ये तो बाबा का फोन है ना। बाबा कहाँ है? मैं विक्रम बोल रहा हूँ, उनका बेटा। बाबा ठीक तो है ना? विक्रम। आदमी ने जैसे ही उसका नाम दोहराया सभी गांव वाले उठकर उसके आसपास जमा हो गए और सवालों की बौछार कर दी। विक्रम फोन पर कैसे बात कर रहा है? उससे पूछो अभी कैसी तबीयत है उसकी। काका काकी तो उसी के पास गए हैं। फिर विक्रम भाई उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कल तो वो आदमी बोल रहे थे बहुत हालत खराब है, और आज विक्रम आराम से फोन पर बात कर रहा है। क्या वो ठीक हो गया? इतने सारे लोगों की आवाज सुनकर विक्रम ने घबरा कर पूछा, मेरे बाबा कहाँ है? आप सब लोग हमारे घर पर क्या कर रहे हैं? माँ से बात कराइए। सबको चुप रहने का इशारा करके आदमी ने कहा, विक्रम बेटा, मैं रमेश काका बोल रहा हूँ। लगता है हेमराज भाई और मधु भाभी अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं हैं। वो जल्दी में अपना फ़ोन यहीं छोड़ गए। तुम कैसे हो बेटा? तुम्हारी हालत ठीक है अब? हम सब तो बहुत डर गए थे। तुम्हारी आवाज़ सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई।
विक्रम का दिल किसी अनहोनी की आशंका से तेजी से धड़कने लगा। मेरी हालत को क्या हुआ काका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माँ और बाबा कहाँ गए हैं? उसकी बात सुनकर रमेश भी घबरा गया और विक्रम को रात की पूरी घटना बता दी। ये सुनते ही विक्रम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। यूनिट से लोग आए थे? लेकिन काका, मेरी यूनिट से तो कोई मेरे गांव नहीं गया ना। मेरी तबीयत खराब है और ना मुझे कोई चोट लगी है। फिर वो लोग कौन थे? रमेश ने गांव वालों की तरफ देखा और डरते हुए कहा, उन्होंने तो यही कहा था कि वो तुम्हारी यूनिट से आए हैं और उन्हें तुम्हारे बॉस ने भेजा है। भाई और भाभी उसी वक्त उनके साथ चले गए। ये सब क्या हो रहा है बेटा? वो दोनों ठीक तो होंगे ना? कोई उन्हें झूठ बोलकर क्यों लेकर जाएगा? विक्रम का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन उसने रमेश काका को दिलासा दिया, मैं पता करता हूँ, आप लोग परेशान मत होइए, मैं जल्दी ही माँ बाबा को ढूंढ लूँगा, उसके बाद फ़ोन करता हूँ। सच्चाई जानकर गांव वाले भी बेहद डर गए। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि हेमराज और मधु को ले जाने वाले लोग कौन थे और इस वक्त वो दोनों कहाँ होंगे। हेमराज और मधु जिस जीप में थे वो सड़क छोड़कर कुछ दूर एक पथरीले रास्ते पर चली और फिर टीन की छत वाली गोदाम जैसी जगह के सामने आकर रुक गई। जीप से उतरकर मधु ने हैरानी से इधर उधर देखा। ये कैसी जगह है? विक्रम को हॉस्पिटल में रखना चाहिए था, यहाँ की धूल मिट्टी से तो उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। जीप से उतरकर 3 आदमी उनके पीछे खड़े हो गए और एक ने उन्हें दरवाजे की तरफ चलने का इशारा किया। उनके रंग ढंग देखकर हेमराज को भी थोड़ा शक होने लगा। कुछ सोचकर उसने पूछा, क्या विक्रम के साथ उसका दोस्त महेंद्र भी है? अगर विक्रम की हालत इतनी खराब है तो महेंद्र जरूर यहीं होगा। आदमी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जी महेंद्र भी यहीं है, विक्रम के साथ। हेमराज ठिठक कर रुक गया और उसका चेहरा सख्त हो गया। कौन हो तुम लोग? तुम विक्रम की यूनिट के नहीं हो, हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? उनके पीछे चलते 3 लोगों ने लपक कर हेमराज और मधु को पकड़ लिया और दरवाजे की तरफ धकेलने लगे। उन दोनों ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले आदमी के दरवाजा खोलते ही उन्हें अंदर धकेल दिया गया। उस आदमी के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान थी। सही पहचाना तुमने, लेकिन पहचानने में बहुत देर कर दी। हम तुम्हारे विक्रम की यूनिट से तो बिल्कुल नहीं हैं। हम कौन हैं और तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं, इसका जवाब जानने का वक्त अभी नहीं आया है। मधु ने एकदम से आगे जाकर उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की हालत के बारे में इतना बड़ा झूठ बोलने की? कहाँ है मेरा विक्रम? आदमी ने मधु को जोर से धक्का दिया। उसका संतुलन बिगड़ गया, लेकिन उसके गिरने से पहले हेमराज ने उसे संभाल लिया। आदमी ने घूरकर उन दोनों को देखा और चेतावनी देते हुए कहा, ज्यादा दिलेरी दिखाने की कोशिश मत करो, वरना विक्रम के आने से पहले तुम दोनों को ऊपर पहुंचा दूंगा। अब चुपचाप यहाँ इंतजार करो जब तक हमें अगला ऑर्डर नहीं मिलता। और हाँ, भागने के बारे में तो सोचना भी मत। अगर इस दरवाजे से बाहर निकल भी गए तो भी तुम्हारी बूढ़ी हड्डियां ज्यादा दूर तक तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगी। इतना कहकर वो बाहर चला गया और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। मधु ने घबराकर अपने पति की तरफ देखा। ये सब क्या हो रहा है? विक्रम के बाबा, इन लोगों ने हमें बंद क्यों किया है? हेमराज भी यही बात सोच रहा था, लेकिन जवाब उसके पास भी नहीं था। एक ठंडी सांस लेकर उसने कहा, ये लोग विक्रम के साथी तो बिल्कुल नहीं है, इनका कोई ना कोई गलत इरादा है। पहले तो मैंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये जगह देखकर मेरा माथा ठनका। विक्रम ने जो भी अपनी यूनिट के बारे में बताया है, ये जगह वैसी बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने उनके सामने महेंद्र का नाम लिया। महेंद्र नाम का विक्रम का कोई दोस्त नहीं है। जब इस आदमी ने कहा कि महेंद्र विक्रम के साथ ही है तो मैं समझ गया कि ये लोग झूठ बोलकर हमें यहाँ लाए हैं। अब देखना यह है कि इनका मकसद क्या है। इतना कहकर उसने कमरे में नजर दौड़ाई। कमरा नहीं, वो गोदाम ही था। 4 दीवारी के बीच में बड़ी सी जगह जिसमें कोई खिड़की या झरोखा नहीं था, सिर्फ एक दरवाजा था जिससे वो लोग अंदर आए थे। दीवार पर 3-4 बल्ब लगे हुए थे, जिनकी रोशनी में हेमराज ने देखा कि कमरे के एक हिस्से में बहुत सारी भरी हुई बोरियां पड़ी थी। बाकी कमरा खाली था। न बैठने के लिए कोई कुर्सी थी, ना जमीन पर बिछाने के लिए कोई कपड़ा। थोड़ा ढूंढने पर हेमराज को एक खाली बोरी मिली। उसे जमीन पर बिछाकर वो और मधु बैठ गए। जल्दी में हेमराज अपना फोन भी गाँव में ही भूल आया था। अब उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तारांकन मुकेश अपनी बालकनी में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था जब धीरज का फोन आया। स्क्रीन पर धीरज का नाम देखते ही मुकेश को 2 दिन पहले हुई बात याद आ गई और उसका मूड फिर से खराब हो गया। उस रात जब धीरज ने उसे फोन करके बताया कि विक्रम को आर्मी पुलिस ने छोड़ दिया है तो मुकेश को यकीन नहीं हुआ। दुश्मन पड़ोसी देश के किसी आतंकवादी को अपनी पनाह में रखना कोई छोटा जुर्म नहीं था। मुकेश को इस बात की परवाह नहीं थी कि इसमें कितनी सच्चाई थी। एक बार उसे पता चल गया कि जो आतंकवादी विक्रम के साथ आखिरी बार देखा गया था उसके बारे में किसी को नहीं पता, तो विक्रम पर इल्जाम लगाना आसान था। आर्मी पुलिस का कमांडर उसके साथ पहले एक यूनिट में काम कर चुका था, इसलिए मुकेश जानता था कि उस पर जोर डाला जा सकता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी विक्रम रात होने से पहले आज़ाद हो गया। विक्रम को जेल से निकलवाने के बदले पठानिया से अपने खिलाफ सबूत वापस लेने का उसका प्लान बेकार चला गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है इस विक्रम के पास? एक ही दिन में वो लोग इसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं अभी कमांडर से बात करता हूँ।
धीरज ने उसे टोका, अब उसका कोई फायदा नहीं है पापा, आपको बात करनी हो तो बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो। मेरे पास एक और प्लान है और इस बार विक्रम नहीं जीत सकता। मुकेश का गुस्सा और बढ़ गया। धीरज, तेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसी झूठी सच्ची शिकायतों से विक्रम का कुछ नहीं होगा। मैं ही बेवकूफ़ था जो तेरी बातों में आ गया। अब तू अपनी बचकानी हरकतें बंद कर और मुझे सोचने दे कि पठानिया से सरताज का पता कैसे निकलवाना है। धीरज भी झुंझला गया। आप भी तो एक ही बात की रट लगाए रखते हो, आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुस रही कि अगर विक्रम हमारे जाल में फंस गया तो पठानिया सर अपने आप भागते हुए आएंगे। मुकेश फोन पर दहाड़ उठा, ये क्या तरीका है अपने बाप से बात करने का, अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। धीरज ने गुस्से से कहा, आपके तरीके पुराने हो गए हैं इसलिए काम नहीं करते, अब आपकी उम्र हो गई है पापा, आप ये सब मुझ पे छोड़ दो और रिटायरमेंट लेने का सोचो। हमेशा उसकी बात मानने वाले बेटे से उसे ऐसी बेरुखी बातों की उम्मीद नहीं थी। मुकेश ने गुस्से में फ़ोन रख दिया और उसके बाद धीरज से कोई बात नहीं की। कमांडर को फ़ोन करने पर जब उसे पता चला कि दिल्ली पुलिस के डीआईजी ने खुद नवाज को गिरफ्तार करने और मारने की पुष्टि की है तो वो समझ गया कि इसमें भी कहीं ना कहीं पठानिया का हाथ था। उसका बेवकूफ़ बेटा ये बात समझ नहीं पा रहा था कि इस वक्त विक्रम के पीछे लगने की बजाय उन्हें पठानिया को अपने शिकंजे में लेने के बारे में सोचना चाहिए। लगातार 2-3 बार धीरज का कॉल आने पर भी मुकेश ने फ़ोन नहीं उठाया। नाश्ता करने के बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि धीरज की कार तेज़ी से बंगले के सामने आकर रुकी। भागते हुए धीरज अंदर आया लेकिन अपनी मां को देखते ही रुक गया। अंजू ने मुस्कुराकर पूछा, आज सुबह सुबह कैसे आ गया तू? धीरज ने मुकेश की तरफ देखा, फिर होठों पर एक नकली मुस्कुराहट लाकर कहा, आपके हाथ के पराठे खाने का दिल कर रहा था, मिलेंगे क्या? अंजू खुशी से चहक उठी, क्यों नहीं मिलेंगे बेटा, इतने वक्त बाद तो तूने आज कुछ मांगा है मुझसे, तू रुक मैं अभी बना के लाती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से किचन में चली गई। धीरज ने मुकेश को देखा, आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस में काम है, तू पराठे खाने आया है तो जा अपनी माँ के साथ खा ले। मुकेश ने रूखी आवाज़ में जवाब दिया। धीरज ने इधर उधर देखा, फिर मुकेश के पास आकर धीरे से कहा, मैं पराठे खाने नहीं आपको कुछ बताने आया हूँ, मैंने बहुत बड़ा काम किया है। मुकेश ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। धीरज ने टेढ़ी मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैंने विक्रम के माँ बाप को उठवा लिया। मुकेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। अपने बेटे की इस हरकत पर मुकेश की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या विक्रम अपने माता पिता को ढूंढ पाएगा? APT8 हो गई अपहरण करने वालों की पहचान। मुकेश ने घर के अंदर की तरफ देखा। अंजू अभी भी किचन में थी। धीरज का बाजू पकड़कर वो उसे खींचते हुए बगल में बने गेस्ट रूम में लेकर गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर दांत पीसते हुए पूछा, क्या कहा तूने? क्या कर दिया? शेखी बघारने के अंदाज में धीरज ने कहा, मैंने आदमी भेजकर विक्रम के माँ बाप को किडनैप करवा लिया। दोनों हाथों से अपना सिर थामकर मुकेश वहां रखी कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। धीरज ने हैरानी से अपने पिता को देखा, आप इस बात से खुश नहीं हो? अरे पापा, ये तो मैंने सीधा छक्का मारा है, अब विक्रम हमारी मुट्ठी में आ ही गया समझो। मुकेश ने एकदम से खड़े होकर एक झन्नाटेदार थप्पड़ धीरज को रसीद कर दिया। धीरज भौचक्का रह गया। अपने गाल पर हाथ रखकर उसने फटी फटी आंखों से अपने पापा को देखा। मुकेश अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाया और गुस्से से कांपते हुए चिल्लाकर कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? किससे पूछकर ऐसी हरकत की तूने? मुझसे पूछने का भी ख्याल नहीं आया? इससे पहले धीरज ने कभी अपने पापा का इतना भयंकर गुस्सा कम से कम अपने लिए तो नहीं देखा था, लेकिन वो भी कोई बच्चा नहीं था जिसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा सकता। नहीं, उसे हर वक्त अपने पापा की उंगली पकड़कर चलने की जरूरत थी। धीरज ने सख्त नज़रों से मुकेश को देखा। जरूरी नहीं हर काम आपसे पूछकर किया जाए, इस वक्त सबसे जरूरी है विक्रम को अपने जाल में फंसाना और इसके लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मुकेश का चेहरा गुस्से की आग से लाल हो गया। तुझे अंदाजा भी है तेरी इस बेवकूफ़ी का क्या अंजाम होगा? ये कोई बेवकूफ़ी नहीं है। धीरज ने भी आवाज़ को ऊंचा करते हुए कहा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये काम किया है। विक्रम को उसकी जगह दिखाना जरूरी है, उसे ये बताना जरूरी है कि हमसे उलझने का क्या परिणाम होगा। मुठियां भींचते हुए मुकेश ने उसे गुस्से से देखा। ये बताने के और भी तरीके होते हैं, तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तेरे इस कदम का क्या नतीजा होगा? हमें पठानिया के पास से अपने खिलाफ सबूत वापस लेने हैं। अपनी सुरक्षा के लिए उनके साथ कोई जंग शुरू नहीं करनी। इस हरकत की वजह से तूने हमारे लिए खतरा और बढ़ा दिया है। धीरज तनकर खड़ा हो गया। खतरा हमारे लिए नहीं, उसके लिए बढ़ाया है। उसे अपनी पावर दिखाकर ही काबू में कर सकते हैं। उसने आग से खेलने की कोशिश की है। जब तक उसके हाथ नहीं जलेंगे उसे पता नहीं चलेगा आग कितनी खतरनाक है। मुकेश ने अपनी बंद मुट्ठी को जोर से दीवार पर मारा। इस आग में उसके साथ साथ हम भी जल जाएंगे। इतने सालों से मैं जो ये खेल खेल रहा हूँ उसमें सिर्फ इसलिए कामयाब हूँ क्योंकि मैंने तेरे जैसी बेवकूफ़ियाँ नहीं की। हमें अपने मुखौटे को कायम रखना है। ये नौकरी, ये रुतबा बनाए रखने के लिए दुनिया के सामने अपनी छवि को साफ रखना है। हमें पर्दे के पीछे रहकर काम करना है। धीरज, हम इस तरह खुलकर गुंडागर्दी पर नहीं उतर सकते।
धीरज ने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की, हमारा नाम कहीं नहीं आएगा, हमेशा की तरह हम सिर्फ अपनी उंगलियां हिलाएंगे और सारा काम हमारी उंगली के धागों से बंधी कठपुतलियां करेंगी। इतने साल से आपको देख रहा हूं पापा, आपसे इतना तो सीख लिया है। मुकेश उसकी बात से आश्वस्त नहीं हुआ और गुर्राते हुए कहा, अगर थोड़ा भी सीखा होता तो तुझे मालूम होता कि हमें सिर्फ अपना फ़ायदा निकालना होता है, अपने लिए नए दुश्मन नहीं पैदा करने होते। अभी तक हमारी प्रॉब्लम सिर्फ पठानिया था, तेरी वजह से अब विक्रम हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तूने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। धीरज जिद में आकर बोला, आप ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं विक्रम को। उसकी बात पूरी होती इससे पहले ही मुकेश ने डरावनी आवाज में गंभीरता से कहा, मैं तेरी ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस किस्से को यहीं खत्म कर और विक्रम के माँ बाप को वापस उनके घर भिजवा दे इसी वक्त। अब इस मामले में मुझे और बहस नहीं चाहिए। धीरज को कुछ और कहने का मौका दिए बिना मुकेश दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल गया। उसे देखकर अंजू ने पीछे से आवाज लगाए, अरे आप अभी तक यहीं पर हैं, मुझे लगा ऑफिस चले गए। धीरज भी कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया था। लेकिन अपनी पत्नी की बात को अनसुना करते हुए मुकेश बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर से चलने के लिए कहा। अंजू दरवाजे तक आए तो उसकी नज़र कमरे से निकलते धीरज पर पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा तू यहाँ है, शायद अपने पापा से कोई ज़रूरी बात करने आया था। चल आजा, मैंने तेरे लिए पराठे बनाए हैं। नहीं मम्मी, मुझे देर हो रही है, धीरज ने बेमन से कहा। बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला, मैं फिर कभी आ जाऊंगा पराठे खाने। अंजू ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन धीरज भी वहां से निकल गया। अपने पति और बेटे के कारनामों से बेखबर प्यार भरी आंखों से अंजू धीरज की गाड़ी को जाते हुए देख रही थी। बिल्कुल अपने पापा पर गया है, हर वक्त बस काम के बारे में ही सोचता है, खाने पीने का भी होश नहीं है। उधर ड्राइव करते हुए धीरज लगातार बड़बड़ा रहा था, मैं जो करता हूँ वो हमेशा गलत ही लगता है, जैसे मुझे तो अकल ही नहीं है, मैं ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ। कितना अच्छा तरीका ढूंढा था, एक झटके में विक्रम हमारी मुट्ठी में आ जाता। उसके बाद वो अपने आप ही पठानिया सर से सारे सबूत लाकर दे देता और सरताज को अपने हाथों से हमारे हवाले करता। लेकिन पापा को बस मुझ में कमियां निकालने का शौक चढ़ा है। इतनी आसानी से विक्रम के माँ बाप को उठवा लिया, उसकी शाबाशी देने की बजाय मुझ पर चिल्ला रहे हैं। हाथ आया मौका गंवा देने पे तुले हैं, बाद में खुद ही पछताएंगे। धीरज को ना चाहते हुए भी अपने पापा की बात मानने की मजबूरी थी। वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता था, आखिर उसे हर मुश्किल में अपने पापा के सहारे की जरूरत थी। उनकी वजह से ऑफिस में धीरज की अलग जगह और पहचान थी और वो इस बात का पूरा फायदा उठाता था। पापा को नाराज करके वो उनकी वजह से मिलने वाली सुविधाओं से हाथ नहीं धोना चाहता था। रास्ते में एक जगह रुककर उसने एक गहरी सांस ली और फिर फोन मिलाया। शहर के बाहर जीप में बैठे आदमी ने फोन उठाकर पूछा, क्या करना है इन बुढ़े बुढ़ी का? धीरज ने आवाज में थोड़ा ज्यादा रोब लाते हुए कहा, उन्हें वापस छोड़ आओ। आदमी चौंक गया, कहा वापस छोड़ आएं? धीरज ने उसी अंदाज में दोहराया, वापस इनके गांव ले जाओ। काले कपड़ों वाला आदमी गुस्से में जीप से उतरकर चिल्लाने लगा, 10 घंटे गाड़ी चलाकर वहां गए और इनको उठाकर 10 घंटे वापस आने में लगाए, और अब तुम कह रहे हो फिर से यही कसरत करनी है? तुमने क्या हमें ड्राइवर समझ रखा है? हमारे बॉस ने सुन लिया कि तुम हमसे इस तरह का काम करवा रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें ही गोली मार देंगे। मुकेश की डांट और उसके रवैये से धीरज का दिमाग पहले ही गर्म था, ऊपर से पैसों के लिए काम करने वाले मामूली से गुंडे की बदतमीजी सुनकर उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। खा जाने वाली आवाज में वो आदमी पर चिल्लाया, तुम्हें जिस काम के पैसे मिल रहे हैं मुंह बंद करके वो काम करो, ये मत भूलो तुम किससे बात कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा था कि पैसे तुम्हारी मर्जी के होंगे और काम मेरी मर्जी का। अब मैं चाहे तुम्हें ड्राइवर बनाऊं या मजदूर, जो मैं बोलूंगा वो काम तुम्हें करना पड़ेगा, और आज के बाद आवाज नीचे करके मुझसे बात करना, वरना गोली मुझे भी चलानी आती है। आदमी का स्वर थोड़ा हल्का हुआ लेकिन उसकी आवाज में अभी भी अक्खड़पन था। हम पैसों के लिए जरूर काम करते हैं लेकिन अपने गैंग का नाम नहीं डुबो सकते। तुम्हें ड्राइवर या मजदूर ही चाहिए थे तो 1500 में कहीं से भी पकड़ लेते, हमें इतनी दूर से क्यों बुलाया? धीरज ने आदेश देते हुए कहा, तुम्हें हर बात बतानी जरूरी नहीं है, तुम्हारे बॉस को मैं खुद फोन कर लूंगा। इस वक्त जो तुमसे कहा है उतना करो, अभी उन दोनों को गाड़ी में डालो और उनके गांव के बाहर तक छोड़कर आ जाओ। रास्ते में उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बोले तो बेहोशी की दवा सुंघा देना। इतना कहकर धीरज ने फोन काट दिया। गुंडे ने भुना भुनाते हुए फोन की तरफ देखा, फिर थोड़ी दूर पर सोए हुए अपने साथियों की तरफ देखा जो कल पूरा दिन और पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद वो सभी थक गए थे। एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसने अपने आप से कहा, वापस ले जाने को बोला है तो ले जाएंगे, आराम से, जल्दी क्या है, पहले कल की थकान तो उतार लें। इतना कहकर वो भी सीट पर आराम से लेट गया और आंखें बंद कर लीं। तारांकन विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कोई उसके माता पिता का अपहरण क्यों करेगा। ना उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी, ना ऐसी कोई जमीन जायदाद जिसका किसी को लालच हो। उनको ले जाने वाले लोगों ने खुद को विक्रम की यूनिट का बताया था। इसका मतलब वो विक्रम को जानते थे, या कम से कम इतना जानते थे कि विक्रम दिल्ली की यूनिट में है। आखिर कौन हो सकते हैं ये लोग? वो अपने कमरे में परेशान हालत में चक्कर लगा रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई।
दरवाजा खोलने पर उसने देखा सामने करिश्मा खड़ी थी। करिश्मा ने शिकायत करते हुए कहा, तुम ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग हॉल में क्यों नहीं आए? बोला था ना हम तीनों वक्त का खाना एक साथ खाएंगे। बिना जवाब दिए विक्रम मुड़कर कमरे में आ गया। उसके पीछे पीछे करिश्मा भी अंदर आई। जब उसने विक्रम के चेहरे पर परेशानी देखी तो घबरा गई। क्या हुआ विक्रम? सब ठीक तो है ना? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? किसी ने माँ बाबा का अपहरण कर लिया करिश्मा। विक्रम का गला भर आया। क्या? करिश्मा चौंक गई। ये क्या कह रहे हो तुम? मतलब तुम्हारे गांव से किसी ने तुम्हारे माँ बाबा को गायब कर दिया है? विक्रम ने उसे सारी बात बताई। करिश्मा ने हैरत से कहा, विक्रम ये तो बहुत सीरियस बात है। मैं सबसे पहले भैया को बताती हूँ। करिश्मा ने पठानिया को फ़ोन किया और उसे विक्रम के माता पिता के अपहरण की जानकारी दी। कुछ ही देर में पठानिया भी विक्रम के कमरे में था। उसने सोचते हुए कहा, जिसने भी ये काम किया है वो तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने यूनिट का नाम इसलिए लिया क्योंकि उन्हें पता था तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हारे माता पिता बिना किसी सवाल के उनके साथ चले जाएंगे। उद्धरण। विक्रम की आंखें नम हो गई। कल रात से माँ बाबा का कोई पता नहीं है। अगर उन लोगों को मुझसे कुछ चाहिए तो फ़ोन क्यों नहीं कर रहे? फिरौती मांगने के लिए ही तो अपहरण किया होगा। पता नहीं माँ बाबा कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। अचानक वो खड़ा हो गया। मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकता सर। मुझे कैसे भी करके उन्हें ढूंढना है। पठानिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं समझता हूँ विक्रम, हम लोग इसमें तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मैं पता लगाता हूँ कि तुम्हारे गांव से निकली जीप किस रास्ते पर गई। तुम बस मुझे सही वक्त और उन लोगों का थोड़ा बहुत हुलिया बता दोगे तो पता लगाने में आसानी होगी। विक्रम ने फ़ोन करके रमेश काका से बात की और सारी जानकारी हासिल की। वो फ़ोन रखने ही वाला था कि अचानक रमेश काका ने कहा, हमारे पास उनकी फ़ोटो भी है, क्या उससे कुछ मदद मिल सकती है? विक्रम चौंक गया। फ़ोटो कहाँ से आए? क्या वो लोग आसपास के किसी गांव के हैं? नहीं बेटा, वो तो बिल्कुल अनजान लोग थे। रमेश काका ने बताया, जब वो यहाँ आए उससे कुछ देर पहले ही मोहिनी की शादी का समारोह खत्म हुआ था। पंडाल में कुछ बच्चे फ़ोन से एक दूसरे की फ़ोटो खींच रहे थे। सुबह तुमसे बात होने के बाद चंदर भाई साहब का पोता मेरे पास आया और उसने अपने फ़ोन में मुझे एक फ़ोटो दिखाई। बच्चों की फ़ोटो में दूर खड़ी जीप नज़र आ रही है और जो 4 लोग आए थे उनमें से 2 की दाईं तरफ की शक्ल भी दिख रही है। फ़ोटो बहुत साफ नहीं है इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया, लेकिन अगर उससे कोई मदद हो सकती है तो मैं तुम्हें फ़ोटो भेज देता हूँ। विक्रम ने जल्दी से कहा, आप मेरे इसी नंबर पर फ़ौरन वो फ़ोटो भेज दो काका, और बाकी बच्चों से भी पूछ लो। अगर किसी की फ़ोटो में जीप या जीप में सवार लोगों का छोटे से छोटा हिस्सा भी नज़र आ रहा है तो वो भी मुझे भेज दो। और हाँ काका, अगर आप लोगों को कुछ भी पता चलता है तो मुझे फ़ौरन फ़ोन करके बताना। करीब 5 मिनट के इंतजार के बाद विक्रम के फ़ोन पर 2 फ़ोटो आए। एक में जीप का पिछला हिस्सा नज़र आ रहा था। जीप के साइड में 2 आदमी पीछे हाथ किए खड़े थे। दूसरी फ़ोटो में सामने से एक आदमी दिख रहा था, लेकिन फ़ोटो थोड़ी हिली हुई होने की वजह से उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। उन तीनों आदमियों में एक बात कॉमन थी, उनकी काले रंग की एक जैसी यूनिफॉर्म। उसे देखकर विक्रम और करिश्मा सोच में पड़ गए। दोनों को ही लग रहा था कि उन्होंने ऐसी यूनिफॉर्म पहले कहीं देखी है। पठानिया ने काफ़ी सोचा, फिर अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं लगता मैंने किसी को इस यूनिफॉर्म में कभी देखा है। हो सकता है तुम दोनों किसी ऐसी जगह पर ये यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों से मिले हो जहां तुम दोनों साथ गए थे। उसकी बात सुनते ही विक्रम और करिश्मा को एकदम से याद आ गया और दोनों ने एक साथ कहा, गोवा वाला गैंग। क्या सचमुच अपहरण करने वाले गोवा के गैंग के आदमी थे? क्या धीरज के कहने पर वो विक्रम के माता पिता को खामोशी से वापस छोड़ आएंगे? AP89 शिकार का इंतजार। पठानिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गोवा के गैंग वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? विक्रम को भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन करिश्मा को याद था कि वो गैंग विक्रम की जान के पीछे पड़ा था। गोवा का मिशन झूठी इन्फॉर्मेशन पर बनाया गया था और उन्हें गोवा भेजने का सिर्फ एक ही मकसद था, विक्रम की मौत। उसने यही सब विक्रम और पठानिया को याद दिलाने के बाद कहा, कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग विक्रम तक पहुंचने के लिए उसके मम्मी पापा को ले गए हैं? पहले भी उनका टारगेट विक्रम था। पठानिया सोच में पड़ गया। हमने उस वक्त कोशिश की थी लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर जब विक्रम जिंदा वापस आया तो इस खुशी में हम उनके बारे में भूल ही गए। विक्रम के लिए ये और भी दर्दनाक था कि आज उसकी वजह से उसके माँ बाबा किसी की कैद में थे। गुस्से से टेबल पर मुक्का मारते हुए उसने कहा, अगर मुझसे दुश्मनी है तो मेरे पास आते इतनी गिरी हुई हरकत करने की क्या जरूरत थी? एक बार वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरे माँ बाप को जरा सी भी तकलीफ हुई तो उनके पूरे गैंग को खत्म कर दूंगा। पठानिया ने उसे शांत कराते हुए समझाया, इस वक्त गुस्से में होश नहीं खोना चाहिए। मैंने ये फ़ोटो ब्यूरो में भेज दी है। वैसे तो जीप पर लगी नंबर प्लेट नकली होगी, लेकिन सड़कों के CCTV कैमरे में यही नंबर प्लेट देखकर हम पता लगा सकते हैं कि गांव से निकलकर वो लोग तुम्हारे मम्मी पापा को लेकर कहाँ गए। फिर पठानिया करिश्मा की तरफ मुड़ा, ऑफिस का टाइम हो गया है, तुम्हें जाना चाहिए। नहीं भैया, मैं विक्रम के साथ रहना चाहती हूँ, करिश्मा ने इनकार किया। पठानिया ने कहा, मैं जानता हूँ करिश्मा,
लेकिन इस वक्त हमें यूनिट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपहरण करने वाले लोग भले ही गोवा के गैंग के हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने किसी और के कहने पर यह काम किया हो। मैं चाहता हूं तुम ऑफिस में रहो, लेकिन सब पर नज़र रखो। अगर यहाँ का कोई व्यक्ति इसमें शामिल है तो वो विक्रम को ढूंढने और उसकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेगा। तुम अलर्ट रहना। पठानिया की बात भी सही थी। करिश्मा ने विक्रम का हाथ पकड़कर उसे हौसला दिया और उसे विश्वास दिलाया कि जल्दी ही वो लोग उसके माता पिता को ढूंढ निकालेंगे। ऑफिस पहुंचने के कुछ देर बाद जब मुकेश ने धीरज को फ़ोन किया तो धीरज ने बता दिया कि उसने विक्रम के माता पिता को वापस भिजवा दिया है। मुकेश ने चैन की सांस ली। करिश्मा बार बार अपने कमरे से निकलकर किसी न किसी बहाने पूरे ऑफिस का चक्कर लगा रही थी। उसका पहला शक धीरज पर गया, लेकिन धीरज एक बार भी अपने ऑफिस के कमरे से नहीं निकला। उसके चेहरे पर गुस्सा और तनाव तो नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो विक्रम की तलाश में है। आखिरकार करिश्मा इस नतीजे पर पहुंची कि इसमें धीरज का हाथ होने की संभावना नहीं है। दोपहर तक उसने एक एक करके सभी लोगों को ऑब्जर्व किया, लेकिन शक के घेरे में आने लायक किसी का बर्ताव नहीं था। उधर गोदाम में बंद हेमराज और मधु को बैठे हुए जब काफी देर हो गई तो हेमराज ने उठकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। मधु घबरा गई, कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग हमें यहाँ बंद करके चले गए। हमारे पास तो फोन भी नहीं है, अगर उन्होंने किसी को नहीं बताया तो क्या होगा। यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। हम शोर भी मचाएंगे तो किसी को हमारी आवाज भी सुनाई नहीं देगी। हेमराज को भी थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी को हिम्मत बंधाते हुए कहा, अगर इन लोगों को हमें ऐसे ही छोड़ना होता तो रास्ते में कहीं भी छोड़ सकते थे। दिल्ली लाना जरूरी नहीं था। मुझे नहीं लगता ये हमें मारना चाहते हैं। शायद ये लोग विक्रम से कुछ काम निकलवाना चाहते हैं, इसलिए अपनी बात मनवाने के लिए हमें पकड़ कर लाए हैं। मधु और भी डर गई, कहीं विक्रम को नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाले। अगर ये लोग उसकी यूनिट के नहीं है तो कौन है? इस तरह की हरकतें गलत लोग ही करते हैं, तो क्या ये विक्रम को कुछ गलत करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं अपने विक्रम को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। भले ही ये लोग मुझे मार दे, लेकिन मैं विक्रम को कुछ बुरा करते हुए नहीं देख सकती। हेमराज ने उसे समझाया, हमें अपने आप से कहानियां बनाकर अपनी शक्ति खत्म नहीं करनी चाहिए। मधु, जब हम लोग शिकार के लिए जाते थे तो कभी कभी घंटों चुपचाप बैठकर किसी बड़े जानवर के आने का इंतजार करना पड़ता था। हम सभी खामोश बैठे रहते थे और अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार करते थे जब हमारा सामना उस जानवर से होगा जिसे हमें अपना शिकार बनाना था। समझ लो, आज भी हम उस जानवर की तलाश में बैठे हैं जो हमारे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उससे लड़ने के लिए और उसे अपने काबू में करने के लिए हमें अपनी शक्ति को सहेज कर रखना चाहिए। जो लोग हमें बंद करके गए हैं वो वापस जरूर आएंगे, हम उनका इंतजार करेंगे। हेमराज की बात मानकर मधु फिर से उसके साथ चुपचाप कमरे की दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन वो अपने बेटे को किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए खामोशी से उसके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। दोपहर में जब सूरज सिर पर आ गया तब जीप में सोए आदमी की आंख खुली। उसके काले कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे, लेकिन ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसकी नज़र थोड़ी दूर रखे एक पानी के ड्रम पर गई। वहां जाकर उसने अपने मुंह पर पानी के छपाके मारे और अपने सिर को ठंडक देने के लिए बालों पर पानी डाला। फिर उसने आसपास देखा तो गोदाम की छाया में उसके तीनों साथी बैठकर ताश खेल रहे थे। उनके पास जाकर आदमी ने कहा, चलो कुछ खाकर आते हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तीनों आदमी फौरन खड़े हो गए। उनमें से एक ने अंगूठे से बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। इन लोगों का क्या? आदमी ने आंखें घुमाते हुए कहा, जिसके लिए लेकर आए थे अब वो कह रहा है इन्हें वापस छोड़ाओ। क्या? तीनों ने चौंक कर एक साथ पूछा। आदमी ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर जेब से अपना फोन निकालकर टाइम चेक किया। 4 घंटे हो गए हैं हमें यहाँ आए। बॉस ने कहा था जैसा ये आदमी बोले बिल्कुल वैसा ही करना। ठीक है, हमें क्या, हमें हमारे पूरे पैसे मिल रहे हैं। चलो पहले खाना खाकर आते हैं, फिर इन्हें वापस छोड़ आएंगे। वो चारों जीप में बैठकर वहां से निकल गए। हालांकि जीप गोदाम से बहुत दूर खड़ी थी, लेकिन हेमराज के तेज कानों ने उसकी आवाज़ सुन ली। उसने मधु से कुछ नहीं कहा, पर वो समझ गया था कि ये वही गाड़ी थी जिसमें वो लोग यहाँ तक आए थे। अगर ये गाड़ी तब से यही थी तो इसका मतलब उन दोनों पर नज़र रखने के लिए किसी ने जीप वाले लोगों को यहाँ रहने को कहा है। हेमराज को यकीन था कि वो लोग वापस जरूर आएंगे। पठानिया के पास ब्यूरो से फ़ोन आया, जिसे सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत विक्रम को खबर दी। जीप को ट्रेस कर लिया है। गाँव से निकलकर वो हाईवे पर आ गई थी। रात भर हाईवे के अलग अलग कैमरे में इस जीप को देखा गया। सुबह होने तक वो दिल्ली पहुंच गई थी। दिल्ली बॉर्डर में तो आते हुए देखा है, लेकिन उसके बाद शायद ये किसी जीप अगले 2 घंटे बाद तक भी नजर नहीं आई। पठानिया की बात सुनकर विक्रम स्तब्ध रह गया। इसका मतलब उसके माँ बाप इस वक्त दिल्ली में थे। वो लोग उसके इतने करीब थे और उसे पता तक नहीं चला। उसने फौरन पठानिया से कहा, मुझे उस जगह की फुटेज चाहिए जहाँ दिल्ली में आखिरी बार जीप को देखा गया था। कुछ ही देर में विक्रम बहुत ध्यान से उस सड़क को देख रहा था जहां से एक बड़ी सी जीप गुजरी। काले शीशों वाली खिड़कियां बंद थी, इसलिए अंदर रहे थे। ये सोचकर कि उसके माँ बाबा 4 लोगों की कैद में इसी जीप में थे, विक्रम का खून खौल उठा।
पठानिया उसके चेहरे पर आते जाते भावों को समझ सकता था। उसने कहा, मैं एक टीम को बुला लेता हूँ, इस रास्ते से हाईवे के अलावा बाकी सभी सड़कों को हम लोग अच्छी तरह चेक करेंगे। उसके फ़ोन मिलाने से पहले विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सर, मैं वहाँ अकेला जाऊँगा, किसी के साथ होने से माँ बाबा की जान को खतरा हो सकता है। कैसी बात कर रहे हो विक्रम? पठानिया बौखला गया। तुम अकेले उन्हें कैसे ढूंढ पाओगे? वो इलाका बहुत बड़ा है, दूर दूर तक फैक्ट्रियाँ और गोदाम बने हुए हैं। इस वक्त तुम्हें टीम की ज़रूरत है। तुम जानते हो बयूरो की टीम के लोग किस तरह काम करते हैं। किसी को उनके वहाँ होने की कानो कान खबर नहीं होगी। मेरी बात मानो, मुझे टीम बुलाने दो जिससे हम जल्दी से जल्दी तुम्हारे मम्मी पापा तक पहुँच सके। आपकी बात सही है सर, लेकिन मेरे लिए ये एक मिशन नहीं है जिसमें मैं टीम, वो मेरे माता पिता हैं जिनकी ज़िंदगी मेरी वजह से खतरे में है। इसे आप मेरा फ़र्ज समझिए, मेरी बेवकूफ़ी या उनके लिए मेरा प्यार, पर यह मेरा आखिरी फैसला है कि उन्हें बचाने के लिए मैं अकेला ही जाऊंगा। आपने अभी तक मेरी बहुत मदद की है, इसके आगे भी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको फ़ोन करूंगा, लेकिन प्लीज़ आप मेरी ये रिक्वेस्ट मान लीजिए। बल्कि आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे पीछे किसी को वहाँ नहीं भेजेंगे। विक्रम जो कह रहा था वो पठानिया के लिए मानना बहुत मुश्किल था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वहाँ दुश्मन के कितने आदमी होंगे। जीप के 4 लोगों के अलावा भी दूसरे उस पूरे इलाके की छानबीन करके पहले ये पता लगाना कि उसके माता पिता को कहाँ रखा गया था और फिर इतने बड़े गैंग के गुंडों से उन्हें बचाना एक इंसान का काम नहीं था, फिर चाहे वो इंसान विक्रम ही क्यों ना हो। पठानिया ने एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, एक बात मैं तुम्हारी मानता हूँ, पर उसके लिए एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी। उनकी लोकेशन ढूंढने के लिए तुम अकेले चले जाओ, लेकिन उनका पता चलते ही मुझे बताना। हम बहुत खामोशी से चारों तरफ से हमला बोलेंगे जिससे गैंग के सभी लोगों को एक साथ पकड़ सके। समझने की कोशिश करो विक्रम, वो मैदानी इलाका है, ना वहाँ पर छुपने की जगह है, ना गोलियों के हमले से खुद को बचाने की। दुश्मन को कभी भी कम ताकतवर नहीं समझना चाहिए। मेरी टीम तैयार रहेगी, जैसे ही तुम लोकेशन बताओगे वो तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगी। विक्रम अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैंने आपसे कहा ना सर, मैं वहाँ दुश्मन को हराने नहीं जा रहा। मेरा मकसद सिर्फ अपने माँ बाप को वहाँ से सुरक्षित लेकर आना है। एक बार मैं उन्हें अपहरण करने वालों की कैद से निकालकर किसी सेफ जगह पर पहुँचा दूँ, उसके बाद मैं टीम के साथ जाकर उस गैंग से निपट लूँगा, लेकिन तब तक आप किसी को वहाँ नहीं भेजेंगे। वादा कीजिए मुझसे। ना चाहते हुए भी पठानिया को वादा करना पड़ा, लेकिन उसने विक्रम के जाने से पहले करिश्मा को बुलाकर सारी बात बता दी। करिश्मा ने उसके साथ चलने की जिद की, पर विक्रम ने उसे भी अपनी कसम देकर यूनिट में ही इंतजार करने के लिए कहा। पठानिया की कार लेकर विक्रम यूनिट से निकल गया। उसके जाने के बाद उसके कमरे के बाहर खड़े होकर करिश्मा और पठानिया बातें करने लगे कि वो यहीं रहकर विक्रम की और मदद कैसे कर सकते हैं। अचानक करिश्मा को एक ख्याल आया, विक्रम के बाबा अपना फ़ोन गांव में ही छोड़ आए हैं, लेकिन उन किडनैपर्स के पास तो फ़ोन होंगे। वो लोग गोवा से आए हैं तो उनके नंबर भी गोवा के ही होंगे। क्या हम पता लगा सकते हैं कि इस वक्त उस एरिया में गोवा के कितने नंबर एक्टिव हैं? पठानिया ने गर्दन हिलाई। कर सकते हैं, लेकिन वो हाईवे है, इसलिए बहुत सारे बाहर के नंबर मिल जाएंगे। उनमें से गोवा के नंबर ट्रैक करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। हो गई, उन्हें कोई ऐसी तरकीब चाहिए थी जिससे वो जल्दी से जल्दी लोकेशन का पता लगा सकें। एकदम से पठानिया बेहद उत्साहित हो गया और बोला, हम उन लोगों का नंबर पता लगा सकते हैं। कल रात वो विक्रम के गांव में थे, जम्मू के एक गांव में। गोवा के रजिस्टर्ड नंबर शायद ही किसी और के पास हो। हम गांव की लोकेशन से उनका नंबर ढूंढकर चेक कर सकते हैं कि इस वक्त वो नंबर कहाँ एक्टिव है। ये आइडिया सुनकर करिश्मा खुश हो गई। फिर तो विक्रम बहुत आसानी से उन किडनैपर्स तक पहुंच सकता है। जल्दी कीजिए भैया। पठानिया ने बयूरो फ़ोन करके उन्हें ज़रूरी निर्देश दिए। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि ये ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक विक्रम के माता पिता को किडनैपर्स के चंगुल से आज़ाद करा लिया गया हो। करीब 15-20 मिनट ही बीते थे कि पठानिया का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ौरन बयूरो से आने वाली कॉल को रिसीव किया। बात करने के बाद उसने करिश्मा से कहा, पता चल गया है, जो नंबर कल रात गांव में थे वो आज सुबह से लेकर थोड़ी देर पहले तक एक ही जगह पर रुके हुए थे। अभी कुछ देर पहले ही वहां से निकले हैं। इस वक्त उनकी लोकेशन इस एरिया के एक ढाबे की है। उनको अंदाजा नहीं था कि थोड़ी दूर एक खंभे के पीछे धीरज छुपा खड़ा था। पठानिया की बात सुनते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने तो गैंग के आदमियों को सुबह ही वापस जाने के लिए बोल दिया था, तो फिर वो अभी तक दिल्ली में क्या कर रहे थे? उसने फौरन फ़ोन मिलाया। धीरज ये जान गया था कि विक्रम अपने माता पिता को बचाने के लिए निकल चुका है। अब क्या होगा धीरज का अगला कदम? क्या तक पहुंच पाएगा, या उससे पहले ही धीरज उन्हें वहां से निकालने में कामयाब हो जाएगा? एप 90 पीछा करो। ढाबे पर अपने साथियों के साथ खाना खाते आदमी का फ़ोन बजने लगा तो फ़ोन पर धीरज का नाम देखते ही वो चिढ़ गया। अब क्या तकलीफ हो गई है इसको? चैन से खाना भी नहीं खाने देता। पहली बार में उसने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन तुरंत ही दोबारा घंटी बजने लगी तो हाथ पहुँचकर उसने फ़ोन उठाया। तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं? मैंने कहा था ना उन्हें वापस छोड़ आओ। फ़ोन कान से लगाते ही उसे धीरज की दबी आवाज़ में चिल्लाने की आवाज़ आई। आदमी ने हैरानी से इधर उधर देखा, फिर पूछा, तुम कहाँ हो?
तुम्हें किसने कहा हम यहीं पर हैं? दांत पीसते हुए धीरज ने कहा, जिनको उठाकर लाए हो एक आदमी उन्हें ढूंढने आ रहा है। उसे ये भी पता चल गया है कि तुम इस वक्त ढाबे पर हो, इससे पहले कि पकड़े जाओ फौरन वहां से निकलो, अभी खाना खाने का वक्त नहीं है। ये सुनते ही दूसरे हाथ में पकड़े रोटी के टुकड़े को थाली में छोड़कर आदमी झटके से खड़ा हो गया और अपने तीनों साथियों को इशारा करते हुए बोला, हम अभी निकल रहे हैं, वैसे घबराने की बात नहीं है, अगर वो यहाँ पहुँच भी गया तो हम उसे खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम? धीरज की आवाज में गुस्से के साथ साथ घबराहट भी थी। उस आदमी को नहीं मार सकते वरना बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उससे बचकर निकलना है, ना उसे नजर आना और ना उसके साथ टकराने की कोशिश करनी है। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि किसने अपहरण किया है और किसने करवाया। और हाँ, सब लोग अपने फोन अभी ऑफ कर दो, तुम्हारे फोन से इन लोगों ने तुम्हारा पता लगा लिया है। उन चारों को तेजी से भागते देख ढाबे वाला उनके पीछे भागा। अरे अरे, बिल दिए बिना कहाँ जा रहे हो? पूरे 600 रुपए का खाना खाया है, पैसे नहीं दे सकते तो इतना सारा ऑर्डर क्यों दिया था? ढाबे वाले की ऊंची आवाज की वजह से बहुत से लोगों की नज़र उन चारों की तरफ गई। उस आदमी को अपनी तरफ किसी का ध्यान केंद्रित नहीं करवाना था। उसने जेब से निकालकर 500 के 2 नोट पीछे की तरफ फेंके और अपने साथियों के साथ जीप में सवार होकर वहां से निकल गया। 5 मिनट के अंदर उसने गोदाम के सामने लाकर जीप को तेजी से ब्रेक मारा। आवाज सुनकर हिमराज और मधु चौकन्ने होकर खड़े हो गए। 2 लोग भागते हुए दरवाजे तक गए और ताला खोलकर हिमराज और मधु को लगभग धकेलते हुए जीप की तरफ ले आए। वहां किसी और को न पाकर हिमराज ने शक भरी आवाज में पूछा, कहाँ ले जा रहे हो हमें? आदमी ने सख्ती से आदेश दिया, अगर मरना नहीं चाहते तो फौरन गाड़ी में बैठो और अपना मुंह बंद रखना। दोनों को गाड़ी में बैठाकर वो लोग तेज रफ्तार से मुड़कर वहां से निकल गए। हिमराज ने देखा कि गाड़ी वापस उसी रास्ते पर चल पड़ी जिधर से वो आए थे। इस वक्त दिन का उजाला था, इसलिए सड़क के किनारे लगे साइन देखकर उसे समझ आ गया कि वो लोग जम्मू की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। अगर उन्हें वापस ही ले जाना था तो इतनी दूर लाने का मतलब क्या था? क्या उन्होंने विक्रम से किसी फिरौती की मांग की थी? हिमराज को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था, अगर वो किसी मांग को पूरी करने के लिए हामी भर भी देगा तो भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसके लिए उसकी अंतरात्मा राजी ना हो, पर उन्हें छुड़ाने के लिए जमीन आसमान जरूर एक कर देगा। बस वो नहीं चाहते थे कि विक्रम को उनकी वजह से कोई खतरा हो। शहर का ये इलाका यूनिट से करीब 1 घंटे की दूरी पर था, लेकिन विक्रम ने ये दूरी आधे घंटे में तय कर ली। पठानिया ने गोदाम की जो लोकेशन बताई थी वहाँ का रास्ता हाईवे की सड़क से थोड़ी दूर था। विक्रम ने देखा कि रास्ता काफी सुनसान था, छोटे बड़े गोदाम और फैक्ट्रियों के बीच काफी खुली जगह थी। जैसा कि पठानिया ने कहा था, यहाँ छुपकर वार करना आसान नहीं होगा। विक्रम बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा था, उसे अंदाजा नहीं था वहाँ कितने लोग हो सकते हैं। लोकेशन के हिसाब से जिस जगह पर किडनैपर्स की जीप सुबह से खड़ी थी, विक्रम ने वहाँ से 800 मीटर पहले ही गाड़ी रोक दी। वो नहीं चाहता था कि गाड़ी की आवाज़ से किडनैपर्स सावधान हो जाएं, क्योंकि वो पहले छुपकर जगह देखना चाहता था। अपनी पिस्तौल कपड़ों के बीच छुपाकर विक्रम ने एक ढीला सा शर्ट पहना और सिर के ऊपर मजदूरों की तरह गमछा बांध लिया। इन कपड़ों में अकेले सड़क पर चलते हुए उसे कोई देख भी लेता तो यहाँ काम करने वाला मजदूर ही समझता। विक्रम अभी उस जगह के करीब पहुंचा ही था कि एक जीप बहुत तेजी से उसके पास से गुजरी। ये वही जीप थी जो विक्रम ने फुटेज में देखी थी। थोड़ी आगे जाकर वो सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गई। सड़क के किनारे बनी छोटी छोटी झाड़ियों का फायदा उठाकर विक्रम झुकते हुए तेजी से जीप की दिशा में भागने लगा। जहां से जीप अंदर को मुड़ी थी, उस मोड़ तक पहुंचते ही विक्रम ने देखा कि 2 लोग उसके माँ बाप को जीप के अंदर बैठा रहे थे। सबसे पहले अपने माँ बाप को सही सलामत देखकर विक्रम के दिल को थोड़ी राहत महसूस हुई। अगले ही पल उन्हें लेकर जीप तेजी से विक्रम के पास से सरसराती हुई निकल गई। इसका मतलब वो लोग उसके माँ बाबा को कहीं और ले जा रहे थे। बिना इस बात की परवाह किए कि वहां कोई और उसे देख लेगा, विक्रम पूरी ताकत से अपनी कार की तरफ वापस दौड़ा। उसे हर हाल में जीप का पीछा करना था। रफ्तार काफी तेज थी और जब तक विक्रम अपनी गाड़ी तक पहुंचा वो उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन विक्रम ने भी फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ा दी। जैसे ही वो हाईवे जाने वाली सड़क की तरफ मुड़ा, सड़क के आखिर में जीप उसे शहर के विपरीत दिशा में मुड़ती नजर आई। विक्रम ने भी अपनी गाड़ी जीप के पीछे लगा दी। कानों में ईयरफोन लगाकर उसने पठानिया को फोन मिलाया। हेलो विक्रम, क्या तुम उन लोगों तक पहुंच गए? पहले घंटी में ही फोन उठाकर पठानिया ने तुरंत पूछा। विक्रम ने जो भी अब तक देखा था वो पठानिया को बता दिया और साथ ही ये भी कहा कि वो लोग अभी दिल्ली से जम्मू वाले हाईवे पर जा रहे हैं। इस बात से पठानिया को हैरानी हुई। वापस जा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हारे माता पिता को कहीं और रखना चाहते हो? पता नहीं, विक्रम ने जवाब दिया। मैं उनके पीछे ही हूँ। मैंने सिर्फ 2 लोगों को देखा था माँ बाबा के साथ। अगर हम ये मानकर चले कि रात को जो गांव गए थे वो 4 लोग जीप में हैं, तो उनके अलावा मुझे नहीं लगता अभी कोई उनके साथ है। ना गोदाम के आसपास कोई गाड़ी थी, ना अभी कोई नजर आ रहा है।
पठानिया जानता था उसने विक्रम से वादा किया है कि वो विक्रम के कहे बिना किसी को वहां नहीं भेजेगा, लेकिन ये बात सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने विक्रम से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो विक्रम, हो सकता है वो लोग अपने किसी अड्डे पर जा रहे हो जहां उनके और भी साथी होंगे। अकेले उनका सामना करना आसान नहीं होगा और किसी को नहीं तो कम से कम मुझे और करिश्मा को अपने साथ आने दो। आखिरकार विक्रम ने उसकी बात मान ली, लेकिन एक शर्त रखी, आप लोग यहाँ पहुँचकर तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक हमें माँ बाबा के सुरक्षित होने का सबूत नहीं मिल जाता। पठानिया ने फौरन हामी भर ली, फिर उसे एक और हिदायत दी, अचानक उन सब के फ़ोन बंद हो गए हैं, इसलिए हम उनकी लोकेशन नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं। लगता है उन्हें खबर हो गई है कि हम उन पर नज़र रख रहे हैं, इसका मतलब है कोई हम पर भी नज़र रख रहा है। तुम बहुत सावधान रहना, मैं और करिश्मा अभी निकल रहे हैं। विक्रम ने कहा, ठीक है सर, मैं अपने फ़ोन की लाइव लोकेशन आपके लिए ऑन कर देता हूँ, आप मेरा फ़ोन ट्रैक कर सकते हो। पठानिया और करिश्मा अब करिश्मा के कमरे में बैठे थे, इसलिए धीरज उनकी बातें नहीं सुन पाया, लेकिन जब वो लोग दौड़ते हुए करिश्मा की कार की तरफ गए तो उसका माथा ठनका, अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ बात तो जरूर है, तभी इतनी जल्दी में निकल रहे हैं, कहीं उन बेवकूफ़ों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। धीरज ने उन्हें फ़ोन मिलाया लेकिन फ़ोन बंद था। उसे याद आया कि उसने ही चारों को अपने फ़ोन बंद करने के लिए कहा था। घबराहट और परेशानी में उसे और कुछ समझ नहीं आया तो वो भी अपनी कार लेकर करिश्मा और पठानिया के पीछे चल पड़ा। शहर से निकलने के थोड़ी देर बाद जीप के ड्राइवर ने दूसरे आदमी को बताया, एक कार है जो लगातार हमारे पीछे आ रही है। मैंने एक बार स्पीड कम करके देखा तो उसने भी स्पीड कम कर ली, जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई तो वो भी तेज चलने लगी। मुझे ऐसा लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। आदमी ने रेयर व्यू मिरर से कार पर नज़र डाली, थोड़ी दूरी बनाकर वो उनके पीछे आ रही थी। ये कह पाना मुश्किल था कि कार में कितने लोग थे। गुस्से में आदमी ने अपना फ़ोन ऑन किया और अपने बॉस को मिलाया। जीप को रुकवा कर को नीचे उतर गया और सड़क के किनारे खड़े होकर बॉस को बताया किस तरह धीरज ने उन्हें किडनैप किए हुए लोगों को वापस छोड़कर आने के लिए कह दिया। कनखियों से उसने देखा कि उनके पीछे आते हुए कार भी थोड़ी दूर रुकी हुई थी। उसने बॉस से कहा, शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है, अब क्या करना है? क्या इन लोगों को मारकर यही फेंक दे या फिर इस पीछा करने वाले को मार दें? बॉस ने पूछा। इन्हें छुड़वाने के लिए जिस लड़के को बुलाना था वो नहीं आया। आदमी ने झल्ला कर बताया, आपके उस बड़े अफसर के बेटे ने कुछ भी करने को मना कर दिया। ऐसा लग ही नहीं रहा हमने किसी का अपहरण किया है। हम तो जैसे इन बुढ़ा बुढ़ी को घुमाने के लिए लेकर आए थे, साले ने हमें टूर ऑपरेटर बनाकर रख दिया। अचानक बॉस भड़क कर बोला, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई जिमी? मैं गोवा से यहाँ इसलिए नहीं आया कि होटल में बैठकर सारा दिन टीवी देखूं। कहाँ हो तुम लोग अभी? जिमी ने बताया कि वो लोग दिल्ली के बाहर हाईवे पर हैं। बॉस ने कहा, तुम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ो, हम लोग जल्दी ही तुम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उस लड़के के माँ बाप को छोड़ना नहीं और उन्हें मारना भी नहीं, अभी मुझे उनकी ज़रूरत है। और जो कार पीछा कर रही है उसका क्या करना है? जिमी ने पूछा। उसे भी आने दे, किसी को गेम खेलने का शौक चढ़ा है तो उसे भी मज़े लेने देते हैं, एक ही बार में सबका खात्मा कर देंगे, बेफिक्री से बॉस ने कहा। जिमी इस बात से हैरान था कि अचानक बॉस को इस मामूली से अपहरण के केस में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई। जब बॉस उनके साथ गोवा से दिल्ली आए थे तो जिमी को लगा शायद किसी बहुत बड़े आदमी का किडनैप करना है, लेकिन पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव से दो गरीब बुढ़े लोगों को उठाकर लाने की क्या जरूरत थी, उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसका काम समझने का था भी नहीं। बॉस ने उसे अपने लड़कों के साथ ये काम करने को कहा था। उसे बॉस को तब फोन करना था जब इन लोगों को बचाने आए उनके बेटे को वो लोग पकड़ लेते, लेकिन सब कुछ उलट पलट हो गया था। खैर, उसे तो सिर्फ अपने बॉस का आदेश मानना था। जीप में बैठकर उसने ड्राइवर को स्लो स्पीड के साथ इसी रास्ते पर चलते रहने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जब उसने मिरर से पीछे देखा तो वही कार अभी भी उनका पीछा कर रही थी। पुलिस वाला तो नहीं लगता, कहीं उस अफसर के बेटे ने तो किसी को पीछे नहीं भेजा ये देखने के लिए कि हम जम्मू जा रहे हैं या नहीं। जो वो हो, बाद में ही देखेंगे, जहां इतने लोगों को मारा है दो चार और सही। खुद से बड़बड़ाते हुए जिमी ने भी पीछे आने वाली कार से ध्यान हटा लिया। थोड़ी देर बाद विक्रम ने पठानिया को फ़ोन करके बताया कि अचानक से इन लोगों की स्पीड बहुत कम हो गई थी। जब पठानिया ने उसकी लोकेशन चेक की तो पाया कि वो और करिश्मा विक्रम के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। धीरज भी करिश्मा की कार के पीछे पीछे उसी तरफ आ रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था। उसे पहला शक तब हुआ जब वो दिल्ली बॉर्डर के पास फैक्ट्री वाले इलाके में पहुंचा। एक मिनट के लिए उसका माथा ठनका कि कहीं गैंग वाले लोग अभी तक इसी जगह तो नहीं है, लेकिन करिश्मा की कार बिना मुड़े बॉर्डर को क्रॉस करके आगे निकल गई तो धीरज खुश होने की जगह और भी परेशान हो उठा। क्या वो लोग विक्रम के माता पिता के पीछे जम्मू तक जाने का सोच रहे थे? उसने जिमी को फ़ोन मिलाया, लेकिन जिमी ने बॉस से बात करके फिर से अपना फ़ोन ऑफ कर दिया था। धीरज ने सोचा कि क्या उसे अपने पापा को बताना चाहिए, लेकिन उन्हें वो पहले ही कह चुका था कि उसने विक्रम के माँ बाप को वापस भिजवा दिया है। अब ये सब सुनकर वो सबसे पहले धीरज की जान ले लेंगे। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो खामोशी से करिश्मा की कार के पीछे लगा रहेगा। किडनैपर्स का बॉस इस केस में दिलचस्पी क्यों ले रहा था? उसके आने का क्या मकसद था? क्या वो सब लोग जम्मू तक इसी तरह एक दूसरे का पीछा करने वाले थे?